हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के ईवी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईवी ट्रेनर। आज हम आप सबके लिए लेके आए हुए हैं यूनो मिंडा ई लोडर चार्जर में यूज होने वाले फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में। कि जो यूनो मिंडा चार्जर जो आते हैं, जो कि केबी में चार्जर होते हैं, इसके दो मॉडल हैं मार्केट में। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो यूनो मिंडा में इन्होंने जो चार्जर में जो सर्किट का यूज़ किया है, तो उस सर्किट के बारे में आज हम समझेंगे कि जो फ्लाईबैक एसएमपीएस का जो यूज़ किया गया है, कि फ्लाईबैक एसएमपीएस क्या काम करता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूनो मिंडा के ई लोडर चार्जर के बारे में। फ्लाईबैक एसएमपीएस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस एसएमपीएस माना जाता है। जैसे चार्जरों में देखेंगे तो दो एसएमपीएस इंपॉर्टेंस होते हैं। वैसे नॉर्मली चार्जर में अगर देखेंगे तो फ्लाईबैक एसएमपीएस और हाफ ब्रिज एसएमपीएस देखने को मिलते हैं। अब जो बड़े बड़े चार्जर आ रहे हैं, जैसे आजकल मिंडा के चार्जर हो गए और लोडर के चार्जर हो जाते हैं, जहाँ मरा राजा हो जाके महिंद्रा के जो चार्जर आते हैं, तो ये चार्जर में क्या होता है कि हाई स्विचिंग कराई जाती है। तो इसमें दो ही एसएमपीएस का यूज़ किया है। अगर हम यूनो मिंडा की चार्जर की अगर ई लोडर चार्जर की बात करें तो इसमें तीन प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है, यानी तीन सर्किट का यूज़ किया गया है। वो तीनों सर्किट को ऑपरेट करा के इस चार्जर को इस चार्जर से बैटरी को चार्ज कराया जाता है। सबसे पहले जो इन्होंने यूज़ किया है वो पीएफसी सर्किट का यूज़ किया है, जो कि हाई स्विचिंग का पीएफसी सर्किट यहाँ पे यूज़ किया गया है। यूनो मिंडा में ई लोडर चार्जर में यूज़ किया गया है पीएफसी सर्किट। दूसरा जो यूज़ किया गया है वो फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया गया है। फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ मतलब जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की सप्लाई का यूज़ किया जाता है, उस एसएमपीएस से लिया जा सकता है, उस एसएमपीएस का यूज़ किया है। और दूसरा जो इन्होंने मेन एसएमपीएस यूज़ किया है वो एलएलसी हाफ ब्रिज रेजोनेंट सर्किट का यूज़ किया है, जो कि एलएलसी हाफ ब्रिज रेजोनेंट सर्किट जो होती है वो हाई स्विचिंग पे परफॉर्म करती है। तो ये तीन प्रिंसिपल का इसमें यूज़ किया है। उसमें से हम एक सर्किट के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि यूनो मिंडा में जो फ्लाईबैक एसएमपीएस है वो फ्लाईबैक एसएमपीएस कैसे ऑपरेट करता है और उसका यूज़ क्यों किया गया, क्यों वो फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया गया है, और उस फ्लाईबैक एसएमपीएस से क्या चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब कैसे सर्किट को ऑपरेट कराया जाता है। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। वैसे नॉर्मली अगर चार्जरों में देखा जाए तो दो सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी चार्जर आता है तो सबसे पहले हमें उस चार्जर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि वो चार्जर ऑन कैसे होता है। क्योंकि चार्जर का अगर ये कंडीशन, अगर ये प्रिंसिपल पता चल जाता है तो बहुत हद तक उससे आने वाले फॉल्ट को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्लाईबैक एसएमपीएस लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों इसका यूज़ किया गया है। वो सारी चीज़ें आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्योंकि फ्लाईबैक एसएमपीएस को अगर देखा जाए तो फ्लाईबैक एसएमपीएस मोस्टली जो होती है वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेटेड एसएमपीएस होती है। और ये क्या करती है, एक लो वोल्टेज बनाकर ये आउटपुट में लगे हुए ए टू जेड सारे सेक्शन को एक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड कर देती है। इसीलिए फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ सबसे ज़्यादा हर चार्जर में हमें देखने को मिलता है। तो इस मिंडा वाले ई लोडर चार्जर में भी इन्होंने फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज़ किया है। तो उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे वो सर्किट को ऑपरेट कराते हैं, कैसे उस एसएमपीएस को चालू कराया गया है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फ्लाईबैक एसएमपीएस यूज़ इतना इम्पोर्टेंस क्यों किया गया है, कि फ्लाईबैक एसएमपीएस ही सबसे पहले उसके चार्जर में चालू किया जाता है। तो जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे चार्जरों में देखेंगे, पहले के जो चार्जर आते थे कि एसी लाइन न्यूट्रल की जो सप्लाई होती थी वो लाइन फ़िल्टर सर्किट से या ईएमआई फ़िल्टर सर्किट से ब्रिज तक पहुँचाई जाती थी, और जिसमें आपके एनटीसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगाए जाते थे। लेकिन अगर उन चार्जरों की बात की जाए तो जैसे कि सप्लाई देते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर चार्जरों में ये फॉल्ट आता है कि सप्लाई देते ही फ्यूज़ उसका शॉर्ट हो जाता है, यानी फ्यूज़ उसका ओपन हो जाता है, एक साउंड आता है, और जब आप चेक करते हैं तो फ्यूज़ उसका ओपन हो जाता है। वो तो चलो सही है कि हाई एम्पियर आया होगा, फ्यूज़ ओपन हो गया, लेकिन फ्यूज़ जब भी ओपन होता है तो वो जो आपके पीडब्ल्यूएम मॉसफेट होते हैं उस मॉसफेट को भी वो शॉर्ट कर देता है। जैसे कि देखा होगा कि चार्जर में जब हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते ही आपने देखा होगा कि चार्जर में बार बार फ्यूज उड़ता है। तो फ्यूज उड़ने का क्या रीज़न होता है, क्योंकि फ्यूज जब भी अगर आपका ओपन हो जाता है तो वो मेन मॉसफेट को उड़ाकर चला जाता है, यानी मेन मॉसफेट को शॉर्ट कर देता है। तो ये क्यों होता है, क्यों ये प्रॉब्लम आती है, उसी प्रिंसिपल पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा ये रीज़न होता है। क्योंकि
एसी सप्लाई देने से अगर फ्यूज बार बार ओपन हो रहा है और मॉसफेट को अगर उड़ा रहा है, शॉर्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो सर्किट में कोई दिक्कत होगी, या कोई ऐसी सप्लाई वहाँ पे आ रही होगी जिसको वो रोक नहीं पाती होगी, जिसकी वजह से बार बार मॉसफेट को और फ्यूज को उड़ा दिया जाता हो। तो वही चीज़ अगर देखा जाए तो आजकल बड़े बड़े चार्जरों में जैसे एसी सप्लाई दी जाती है, ऐसी सप्लाई में आपने देखा होगा कि लाइन न्यूट्रल के बाद वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सप्लाई में वो रिले का यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनियां तो पहले ही मतलब एसी लाइन न्यूट्रल में ही रिले का यूज़ कर लेती है, एसी लाइन न्यूट्रल को रोक दिया जाता है। अब रिले की जब भी बात आती है तो रिले का मतलब होता है कि रिले कोई भी रिले होता है, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। पहले के जो रिले होते थे वो 24 वोल्ट से ऑपरेट होते थे, अभी के जो रिले आ रहे हैं वो 12 वोल्ट से ऑपरेट कराया जाता है। अगर हम इसमें अगर यूनो मिंडा की ही बात की जाए तो इसमें जब भी हम एसी सप्लाई देते हैं तो लाइन न्यूट्रल की जो सप्लाई होती है वो सबसे पहले कहाँ पे चली जाती है, कुछ कंपोनेंट से होते हुए रिले के अंदर चली जाती है। तो रिले का यहाँ पे काम क्या होता है, क्यों इस रिले का यूज किया गया, पहले ही रिले का यूज कर लिया। बहुत सारे सर्किटों में देखेंगे तो ब्रिज के बाद रिले का यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी अपने स्टार्टअप में बताया कि जब भी हम एसी सप्लाई चार्जर में देते हैं तो चार्जर में एसी सप्लाई देते ही फ्यूज ओपन हो जाता है। फ्यूज ओपन होते ही अगर हम मॉसफेट को चेक करते हैं तो मॉसफेट भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब भी हम पावर देते हैं किसी भी सर्किट में तो एक झटका मतलब पावर जो होता है, जो एसी सप्लाई होती है वो एक झटके के साथ पास होती है। क्यों पास होती है, क्योंकि आगे ब्रिज के बाद अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। मेन फिल्टर कैपेसिटर खाली होने के कारण यानी एम्प्टी होने के कारण वो बड़ी स्पीड से अपनी तरफ वोल्टेज को खींचता है, बड़ी स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करता है, जिससे एक फ्लो जो वोल्टेज का होता है वो वोल्टेज बढ़ जाता है और वोल्टेज बढ़ने से एक हाई पावर वहाँ पे पास होता है, जिससे फ्यूज आपका ओपन होता है और उसी हाई पावर के जाने से, हाई वोल्टेज जाने से आपका मॉसफेट बार बार शॉर्ट होता है। तो ये जो झटका होता है, एक पावर का जो झटका होता है, उसको रोकने के लिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि अपने लाइन न्यूट्रल में वो एनटीसी का यूज कर लेते हैं। एनटीसी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर 15 ओम का, वो एक टाइप का रजिस्टर होता है। तो वो जब भी पावर आप सप्लाई देते हैं, जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा, स्पीड अगर वो खींचेगा यानी एक झटका ले हाई पावर लेने की कोशिश करेगा, तो एनटीसी क्या करता है कि स्पीड को स्लो रखता है और कैपेसिटर को यानी जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उसको स्लो स्पीड में चार्ज करता है। तो बहुत सारी कंपनियों में चार्जरों में देखेंगे तो हमें लाइन न्यूट्रल में एनटीसी का यूज देखने को मिलता है। अगर एनटीसी वीक हो जाता है तो उसके वीक हो जाने से क्या होगा कि आप जब भी पावर सप्लाई देंगे तो एक पावर का झटका पास होगा और वो हाई पावर हाई वोल्टेज जब आपके सर्किट में जाएगा तो फ्यूज को भी ओपन कर देता है और मॉसफेट को भी शॉर्ट कर देता है। रीजन ये होता है, इसलिए बड़े बड़े जो आपके केबी में किलोवाट में जो चार्जर आ रहे हैं या जो भी और भी चार्जर आपके पास आते हैं रिपेयर होने, उसमें देखेंगे तो एसी के लाइन न्यूट्रल में ही रिले का यूज कर दिया जाता है। रिले क्या करता है, वही चीज काम करने का काम करेगा कि जब भी एमएफसी को वोल्टेज दिया जाएगा तो एमएफसी क्या करेगा, एक स्पीड से चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो रिले क्या करता है, रिले उस स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, उस झटके को कंट्रोल कर लेता है, जिससे जो आपका मेन मॉसफेट होता है उस मेन मॉसफेट को शॉर्ट होने से बचा लेता है। तो अगर मैं इस डायग्राम के इसके डायग्राम के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमने लाइन न्यूट्रल और अर्थ यहाँ पे तीनों सप्लाई हमने ली है। यहाँ पे वैसे हम आपको एक चीज बता देते हैं कि यूनो मिंडा में अगर हम देखेंगे तो आरएसडी केबल का यूज किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस होता है। यूनो मिंडा में अगर देखा जाए तो एक आरसीडी केबल का यूज किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर यूनो मिंडा में वो आरसीडी केबल अगर आपका खराब हो जाता है तो चार्जर चार्जिंग मोड में नहीं जाता है, ये काफी दिक्कत आती है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसका यूज क्यों किया जाता है, क्यों चीज उसका इंपॉर्टेंस होता है, वो सारी चीजें। अभी हम डायग्राम में आते हैं और डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे समझते हैं कि ये जो फ्लाईबैक एसएमपीएस है, यूनो मिंडा में जो ये फ्लाईबैक एसएमपीएस यूज किया गया है वो कैसे ऑपरेट होता है और कौन कौन से वोल्टेजेस बनाता है, किस किस सेक्शन को एक्टिव करेगा, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लाईबैक एसएमपीएस वैसे आपका कभी भी किसी भी चार्जर में अगर देखते हैं तो ये 300 प्लस डीसी से ऑपरेट होता है। और बहुत सारे चार्जरों में आपने देखा भी होगा कि ये बैटरी के वोल्टेज से भी ऑपरेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको जो ऑपरेट कराया जाता है वो 300 प्लस डीसी से ऑपरेट कराया जाता है। अब 300 प्लस डीसी बनेगा कब, जब ब्रिज को वोल्टेज मिलेगी, ब्रिज अनप्योर करेगा और मेन फिल्टर कैपेसिटर मिलके उसको प्योर डीसी करते हैं, तब जाके ये फ्लाईबैक एसएमपीएस मोस्टली हर एक चार्जर में यही प्रिंसिपल होता है कि उसको ऑपरेट कराया जाता है।
देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी इसकी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई निकलती है तो कुछ कंपोनेंट को लगाकर सबसे पहले सप्लाई रिले को दी जाती है। जबकि मैंने रिले को मेंशन नहीं किया क्योंकि हम फ्लाईबैक एसएमपीएस पढ़ रहे हैं, तो हमने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया। हम आपको एक बार बताने के लिए वो चीज़ बता रहे हैं कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई निकलती है, दोनों ही सप्लाई में इन्होंने रिले का यूज़ किया है। तो ये सप्लाई सबसे पहले जाती है वो रिले को चली जाती है। अब रिले तो हम जानते हैं कि जब तक रिले हमारा वर्क नहीं करता है, जब तक वो आगे सप्लाई को कनेक्ट करने का काम नहीं करता है, तो रिले को चालू करने के लिए यानी रिले को जब सप्लाई दे दी जाएगी तो वहीं पे लाइन न्यूट्रल की सप्लाई रोक दी जाएगी। आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो ब्रिज काम नहीं करेगा, और ब्रिज अगर काम नहीं करेगा तो पीएफसी सर्किट और जो आपके एमएफसी होते हैं उनको वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, जो लाइन की सप्लाई होती है वहाँ पे एक कॉइल लगाया है। कॉइल भी इन्होंने लेटेस्ट कैटेगरी का यूज किया है, जो कि कभी मौका मिला तो उस वीडियो में हम समझाएंगे कि कॉइल यहाँ पे वो यूज करने का क्या रीजन था और पहले जो कॉइल होते थे उसमें क्या डिफरेंस होता था, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम समझते हैं कि यहाँ पे कॉइल का यूज होता है। अब ये लाइन की जो सप्लाई होती है कॉइल से होते हुए ये सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे एक डायोड का यूज किया है जो कि रेक्टिफायर डायोड होता है, उसका नंबर होता है S3M होता है और पोजीशन नंबर उसका दिया होता है D39 दिया होता है। अब इसमें भी दो मॉडल है। अब एक मॉडल में देखेंगे तो जो सप्लाई दी जाती है पहले रजिस्टर को दी जाती है, रजिस्टर के द्वारा फिर ये रेक्टिफायर डायोड को दिया जाता है एसी सप्लाई। और इसका जो दूसरा मॉडल होता है उसमें देखेंगे जो लाइन की सप्लाई है वो कॉइल से होते हुए डायरेक्ट कहाँ पे आती है, रेक्टिफायर डायोड के एनोड पे आती है। अब रेक्टिफायर डायोड को जब एनोड सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है, तो इसका काम क्या होता है कि उस एसी सप्लाई को रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, अनप्योर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब जब अनप्योर डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा तो वही अनप्योर डीसी सप्लाई जो होती है इसके कैथोड से निकलकर आगे वाली सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। अभी यहाँ पे देखेंगे एक और रेक्टिफायर डायोड का यूज किया गया, मतलब यहाँ पे एक स्टार्टिंग वोल्टेज का यूज है और एक इसका रनिंग वोल्टेज का यूज है। स्टार्टिंग वोल्टेज का मतलब ये होता है कि ये स्टार्टिंग वोल्टेज जो लाइन से होते हुए रेक्टिफायर से होते हुए आपके फ्लाईबैक एसएमपीएस को यहाँ पे ऑन कराती है, फ्लाईबैक सर्किट को चालू करती है, तो उससे ये स्टार्ट कराने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। लेकिन रनिंग वोल्टेज यानी जब तक चार्जर में सप्लाई कनेक्ट है उसको रन करने के लिए जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे जो एमएफसी होगा, एमएफसी के पॉजिटिव से वही वोल्टेज पास किया जाएगा और इस डायोड को दिया जाएगा। अब ये डायोड क्या करेगा, इधर से एक रनिंग वोल्टेज लगातार पास करता रहेगा जिससे आगे वाला सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग वोल्टेज का यूज है और एक रनिंग वोल्टेज का यूज किया गया है। तो यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे, इस डायोड से होते हुए यही सप्लाई आपकी कहाँ पे चली जाती है, फ्लाईबैक एसएमपीएस में चली जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो फ्लाईबैक एसएमपीएस को ऑपरेट कराने वाली आईसी है, ये 14 पिन की एक आईसी लगाई गई है जिसका नंबर है TL2843BQ। ये आईसी होती है जो कि ये हाई परफॉर्मेंस करंट मोड PWM कंट्रोलर आईसी होती है, मतलब ये हाई करंट पे ये परफॉर्म करती है, एक हाई स्विचिंग यहाँ पे ये जनरेट करती है। तो इसीलिए इसका नंबर ये नंबर होता है, इसका सीरियल नंबर होता है। टोटल 14 पिन की आईसी होती है और ये हाई परफॉर्मेंस करंट मोड PWM कंट्रोलर आईसी होती है। तो ये 14 पिन की आईसी लगी होती है। सबसे पहले हम सप्लाई की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके पिनों के कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कि कैसे ये आईसी ऑन होगी और कैसे मॉसफेट के गेट को ये स्विच करती है, उसके बारे में सारी डिटेल समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब सप्लाई यहाँ से निकल कर, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे तो देखिए जब स्टार्टअप वोल्टेज आता है तो वो स्टार्टअप वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे इस ट्रांसफार्मर के T1 T2 से होते हुए इस नंबर सर्किट होती है जो कि हर फ्लाईबैक एसएमपीएस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर और एक रेक्टिफायर डायोड को लगाकर यहाँ पे इस नंबर बनाया जाता है और ये ट्रांसफार्मर के T1 और T2 से होते हुए यही जो सप्लाई होती है वो किसको दी जाती है, इस मॉसफेट के ड्रेन पे दी जाती है। ये N चैनल मॉसफेट होता है और इसका नंबर होता है STB9NK 80Z होता है जो कि N चैनल मॉसफेट होता है। तो इसको इनपुट वोल्टेज की जरूरत होती है क्योंकि N चैनल मॉसफेट के ड्रेन पे जब इनपुट रहेगा तभी वो मॉसफेट क्या करेगा, अपना वर्क करेगा जब भी उसके गेट को चालू किया जाएगा। तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए इस प्राइमरी बाइंडिंग से होते हुए किसको दी जाती है, इस N चैनल मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है। ये वही मॉसफेट रहेगा जो इस एसएमपीएस को यानी इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग मोड में यानी स्विचिंग करवाता है।
यहाँ पे देखेंगे तो एक सहायक बाइंडिंग भी होती है। सहायक बाइंडिंग मतलब ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी बोला जाता है, उसको फीडबैक बाइंडिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक और बाइंडिंग दी जाती है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये आईसी जो लगी होती है, ये जो 14 पिन की आईसी लगाई गई है, जो कि करंट मोड PWM कंट्रोलर आईसी है, ये कैसे काम करती है और कैसे इसको कैसे इसको चालू किया जाता है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब अगर हम सर्किट में ध्यान से देखेंगे, जो ये ड्रेन की वोल्टेज यहाँ से जा रही है, ये वाली वोल्टेज जो आपके आगे प्राइमरी से होते हुए इस मॉसफेट के ड्रेन को दी जाती है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 रजिस्टर का यूज यहाँ पे किया जाता है, जो कि हाई रजिस्टेंस के रजिस्टर होते हैं। हमने वैल्यू मेंशन नहीं किया है, लगभग ये 85 के करीब के रजिस्टर होते हैं। तो ये हाई रजिस्टेंस के रजिस्टर होते हैं, जो कि 3 लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। तो इनसे ये जो वोल्टेज हाई मिलता है, ये रजिस्टर उस वोल्टेज को कम करके यहाँ पे पास करते हैं। और यही सप्लाई अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे एक BCC, जो कि इस आईसी का पिन नंबर 12 BCC होता है, यहाँ पे लगा होता है एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है। तो ये तीनों रजिस्टर मिलके क्या करते हैं, धीरे धीरे इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। क्योंकि हर आईसी के अंदर अगर देखेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब कि हर आईसी के अंदर एक सर्किट होती है जिसको UBLO बोला जाता है। इसका अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट। अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट मतलब जब भी ये आईसी आपकी 0 से जब भी इसको स्टार्ट किया जाएगा तो इसके अंदर एक लॉक लग जाती है, मतलब अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट दिया जाता है कि जब इस आईसी के अंदर का जो वोल्टेज लॉक है, उस वोल्टेज से ज्यादा ये कैपेसिटर जब अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा, तभी ये आईसी अनेबल होगी, तभी ये आईसी एक्टिव होगी। तो ये जो रजिस्टर लगे होते हैं, ये तीनों रजिस्टर मिलके क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज करते हैं। और जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये आईसी स्लीप मोड में रहेगी, मतलब ये आईसी वर्किंग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आईसी वर्किंग में होगी फिर कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा तो कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। और ये रजिस्टर जब यहाँ से वोल्टेज पास करते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है। और ये कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक करते हैं, 8.6 वोल्ट तक करते हैं। जैसे ही ये वोल्टेज 8.6 होता है, ये आईसी ऑन हो जाती है, मतलब एक्टिव मोड में आ जाती है। अब जैसे ये आईसी एक्टिव होगी, ऑन होगी, तो इसका पहला काम होता है कि पिन नंबर 14 से 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बनाती है। यहाँ से 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज, ये इस आईसी का एक्टिव वोल्टेज होता है। यानी आईसी अगर इंटरनली सर्किट अगर उसका चालू होता है, मतलब आईसी ऑन होगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, पिन नंबर 14 पे 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बनाएगी। अब इस रेफरेंस वोल्टेज को अगर देखा जाएगा तो जब भी आईसी ऑन होगी तो आईसी का पहला स्टेप क्या हुआ, पिन नंबर 14 से 5 वोल्ट बनाना। और पिन नंबर जब 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज बन जाता है तो ये आईसी सबसे पहले क्या करती है कि अपने अंदर के ऑसिलेटर सर्किट को ये चालू करती है। तो ऑसिलेटर सर्किट को चालू करने के लिए रेफरेंस में अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है और यहाँ पे एक रजिस्टर के द्वारा जो इस आईसी का पिन नंबर 7 जो कि RTCT है, जो ऑसिलेटर सेक्शन होता है, जो पल्स जनरेटर सेक्शन होता है, जहां से पल्स जनरेट किया जाता है, उसको कुछ वोल्टेज दिया जाता है। अब जैसे ही वोल्टेज दिया जाएगा तो इसके अंदर का जो सर्किट होता है, ऑसिलेटर सर्किट होता है, वो पल्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो पहला स्टेप 8.6 इसका ऑन वोल्टेज होता है। अगर ये वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है, 7 पॉइंट के करीब होता है, तो इसका मतलब आईसी आपकी ऑफ मानी जाती है। और ये जो वोल्टेज होता है आईसी का ऑन वोल्टेज होता है। यहाँ पे आईसी को चालू होने के लिए कम से कम इतना वोल्टेज होना चाहिए। अब ये जो 5 वोल्ट का रेफरेंस बना, रेफरेंस से इन्होंने अपने RTCT यानी ऑसिलेटर सेक्शन को चालू कर दिया। अब जब चालू कर दिया तो ये आईसी क्या करती है, पल्स जनरेट हो जाता है और ये आईसी वर्किंग में आ जाती है और यहाँ से पल्स आउट करना शुरू करेगी। इस आईसी की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम मिली एम्पियर लेकर ये क्या करती है, मॉसफेट के गेट को चालू करती है। मतलब माइक्रो एम्पियर के करीब ये एम्पियर लेके क्या करेगी, मॉसफेट के गेट को चालू करेगी। यानी जब भी ये मॉसफेट को चालू करेगी तो कम एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखेंगे तो जब 5.0 वोल्ट का रेफरेंस बनेगा तो यहाँ पे जो इसका इंटरनल सर्किट होता है वो क्या करेगा, कुछ वोल्टेज इसके कंपनसेशन पिन को दिया जाता है। कंपनसेशन पिन होता है कंपेयर करने वाला एक एम्पलीफायर एरर होता है। ये कंपेयर करता है कि आईसी के अंदर मतलब हमारा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया गया है।
पिन नंबर 2 को एनसी किया है। ये आपका क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक होता है। पिन नंबर 3 क्या होगा, वोल्टेज फीडबैक होता है। यहाँ पे देखेंगे ये बीसीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है और यहाँ से एक रजिस्टर को लगाकर इसको वोल्टेज दिया जाता है। तो ये इनपुट वोल्टेज का फीडबैक ले रहा है कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। दूसरी सप्लाई जो इसकी पिन नंबर 4 एनसी होता है, पिन नंबर 5 आई सेंस होता है। इसको कहा जाता है सीएस के नाम से भी जाना जाता है। सीएस का मतलब करंट सेंस, आई सेंस का मतलब होता है एम्पियर सेंस। पिन नंबर 5 से ये आईसी क्या करती है, इस मॉसफेट के द्वारा, मतलब इस सप्लाई के द्वारा ये आईसी ये रीड करती है कि सेकेंडरी में कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर आउट हो रहा है। उसको ये पिन नंबर 5 क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाय द वे अगर आपके सेकेंडरी में अगर वोल्टेज की कमी आती है या मान लेते हैं कि कम वोल्टेज बनता है, तो ये आईसी क्या करती है, फीडबैक लेके मॉसफेट का फीडबैक लेती है। जब जब मॉसफेट ड्रेन सोर्स जुड़ेगा तो यहाँ पे शंट रजिस्टर को लगाकर इस आईसी को फीडबैक दिया जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना ड्रॉप हो रहा है। उस ड्रॉपेज वोल्टेज को कैलकुलेशन करके ये आईसी पिन नंबर 5 से ये सेंस करती है कि ये मॉसफेट कितने एम्पियर पे स्विच कर रहा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में कितना एम्पियर बना रहा है और कितना एम्पियर हमारा सेकेंडरी में पास हो रहा है। मतलब इस पिन नंबर 5 को अगर देखा जाए तो पूरे ये एसएमपीएस को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अगर इसके फीडबैक में गड़बड़ी आएगी, ये मतलब इसको ज़्यादा वोल्टेज अगर मिलेगा, एम्पियर का ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसको दिया जाएगा, तो ये आईसी क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी। मतलब ये आईसी अपने आप बंद हो जाती है। अब ये आईसी जब अपने आप बंद हो जाएगी तो यहाँ पे स्विचिंग होना बंद हो जाता है। तो ये करंट सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ये क्या करती है, इस मॉसफेट के एम्पियर को कंट्रोल करेगी। जितना एम्पियर की ज़रूरत होती है उतने ही एम्पियर पे इसको स्विच कराया जाता है। क्योंकि जब भी आपका मॉसफेट चालू होता है तो तुरंत आपका लोड मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि आईसी जब भी पल्स निकालती है तो पहले 1-2 बार क्या करती है, वो स्लो इस मॉसफेट को स्विच करती है। तो आपका कम एम्पियर बनेगा, कम वोल्टेज बनेगा और यहाँ पे वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। उसी ड्रॉप वोल्टेज का इंफॉर्मेशन जैसे जैसे पिन नंबर 5 को मिलेगी, ये पिन नंबर 5 क्या करेगा, ड्यूटी साइकिल को चेंज करता रहता है। क्योंकि अगर फीडबैक इसको कम लगेगा, पिन नंबर 5 पे फीडबैक कम आएगा, तो आईसी को ये लगेगा कि अभी हमारा प्राइमरी मतलब सेकेंडरी सेक्शन अभी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि लोड अभी मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए फीडबैक कम दिया जा रहा है। तो ये क्या करेगी, ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती है। अब ये ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगी जब इसका ड्रॉपेज वोल्टेज 0.5 या इससे ज़्यादा भी इसको सेट किया जाता है। अगर 0.5 इसका सेट हो गया, 0.5 वोल्ट का फीडबैक इसको मिलेगा, तो आईसी रीड कर लेगी कि अब हमारा लोड काम कर गया, मतलब सेकेंडरी सर्किट चालू हो गया है। और ये ड्यूटी साइकिल को क्या करती है, फ्रीज कर देगी। अब ड्यूटी साइकिल फ्रीज हो जाएगा तो ये रहेगा कि जब तक सप्लाई आपकी चालू है, जब तक उसी ड्यूटी साइकिल पे ये मॉसफेट को क्या करेगी, स्विच करती रहेगी। तो ये आई सेंस होता है, ये इस पूरे एसएमपीएस का फीडबैक लेता है कि कितना एम्पियर, कितना वोल्टेज आउट कराया जाता है। उस बेस पे ये पिन नंबर 3 काम करता है और मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करता है, यानी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करता है कि कितना स्पीड से हमें स्विच कराना है, कितने एम्पियर पे इसको स्विच कराना है। सारा डिसाइड करने का काम किसका होता है, वो पिन नंबर 5 का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड होता है। अब यहाँ पे जब इसका आउटपुट होता है तो पिन नंबर 10 से इसका गेट ड्राइव पल्स आउट होता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, T4 डायोड लगाया है और ये रजिस्टर लगे होते हैं। इधर भी रजिस्टर कॉयल का यूज किया गया है। ये कॉयल होता है जो कि L12 पोजीशन नंबर है। ये रजिस्टर R88 और ये D29 T4 डायोड होता है। इनसे आपका पल्स होते हुए कहाँ पे जाता है, मॉसफेट के गेट पे जाता है। अब ये क्या करता है, मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करता है, जिससे ये मॉसफेट स्विचिंग करता है। अब जब ये स्विचिंग करेगा तो प्राइमरी में पोलरिटी चेंज होगी, प्राइमरी में एसी बनेगा, तो वही एसी वोल्टेज किसको दिया जाएगा, फीडबैक को दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम फीडबैक को देखेंगे तो इसको रनिंग वोल्टेज माना जाता है। रनिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वोल्टेज इससे दिया जाता है जब ये आईसी को चालू करना होता है, तो ये स्टार्टअप रजिस्टर काम करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। और जब इसके फीडबैक बाइंडिंग इसका चालू हो जाता है तो फीडबैक बाइंडिंग से जो रनिंग वोल्टेज आएगा वो इस फीडबैक बाइंडिंग से आएगा, क्योंकि ये पावरफुल होगा। इस बाइंडिंग से जब वोल्टेज निकलता है तो एक पावरफुल वोल्टेज निकलता है, 1 एम्पियर के साथ निकलता है। तो जब ये इसको रन करेगा तो फीडबैक बाइंडिंग क्या करेगी, इसको रनिंग में ले जाएगी, इसको रनिंग वोल्टेज दिया जाएगा। फिर ये रजिस्टर क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज पास करना बंद करेंगे, क्योंकि हाई रजिस्टेंस के रजिस्टर लगे होते हैं और
ये जब वोल्टेज पास करेंगे, अगर बाय द वे पास करेंगे तो वो मिली वोल्ट मिली एम्पियर में करंट वोल्टेज को पास करेंगे, जिससे इससे जो रनिंग वोल्टेज आ रहा है, एक पावरफुल वोल्टेज जो यहाँ से दिया जा रहा है रनिंग वोल्टेज, वो रनिंग वोल्टेज क्या करेगा, या तो उस वोल्टेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, या रजिस्टर क्या होते हैं हीट होके उसको वहीं पे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये रनिंग वोल्टेज कब मिलेगा, जब फीडबैक बाइंडिंग चालू होगा। और फीडबैक बाइंडिंग को चालू जब तक ये चालू नहीं होगा, जब तक ये स्टार्टअप रजिस्टर क्या करेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करता रहता है। तो ये फीडबैक है। यहाँ पे एक और बाइंडिंग का यूज किया गया है, जो कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे 220 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, उसी सप्लाई से लाइन की सप्लाई दी जाती है इसके T1 T2 से, और यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड को लगाकर यहाँ से वोल्टेज को पास कराकर एक यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी होती है, या हम LDO हम बोल सकते हैं, जो कि इसको इनपुट दिया जाता है। तो ये आईसी अपने आउटपुट से क्या करती है, अपनी सर्किट यानी जो इसकी आईसी लगी होती है, जिसको हमने अभी मेंशन नहीं किया है, उस सर्किट को क्या करेगी, उस आईसी को ये एक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे फीडबैक से दो आउटपुट लिया गया है। एक तो आउटपुट आईसी को रनिंग मोड में ले जा रहा है, यानी उसको रनिंग वोल्टेज देने का काम कर रहा है। दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे, जो एक रेक्टिफायर डायोड और लगा होता है, यहाँ पे कुछ पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं। इससे जो आपकी 12 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है, वो जो सप्लाई होती है इन कंपोनेंट से होते हुए दो सेक्शन को दी जाती है। एक आपका है पीएफसी कंट्रोलर आईसी, और एक आपकी होती है पीएफसी ड्राइवर आईसी। यहाँ पे दो आईसी का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीएफसी आईसी का एक हाई स्विचिंग पे वर्क कराया गया है। तो एक क्या करती है, पीएफसी को कंट्रोल करेगी, और वही पीएफसी कंट्रोलर आईसी जो होगी वो पीएफसी ड्राइवर आईसी को ट्रिगर करेगी। तब जब पीएफसी ड्राइवर आईसी चालू होगा तो वो पीएफसी सर्किट को चालू करेगा। तो यहाँ से जो आपका फीडबैक से वोल्टेज आउट हो रहा है, इसी वोल्टेज के द्वारा इन दोनों आईसी को एक्टिव वोल्टेज दिया जाता है, कि जब इन दोनों आईसी को एक्टिव वोल्टेज मिल जाएगा तो ये आईसी एक्टिव होगी, और ये आईसी जब एक्टिव होती है तो वो अपने एमएफसी का फीडबैक लेके उसके बाद पीएफसी सर्किट को चालू करती है, जो कि हम बाद में इसको समझेंगे। अभी इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, वो कहाँ से, फीडबैक बाइंडिंग से, जो रेक्टिफाइड डायोड से निकलेगा, वो इन कंपोनेंट से होते हुए इन दोनों आईसी को एक्टिव वोल्टेज दिया जाता है। मैंने यहाँ पे इन आईसी का कोई भी पिन मेंशन नहीं किया है, पिन डिटेल्स नहीं डाला कि किस पिन पे ये वोल्टेज दिया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये इसकी प्राइमरी बाइंडिंग होती है। जब यहाँ से गेट पल्स आउट होता है तो इस तरीके से ये मॉसफेट स्विचिंग में जाता है, और जब स्विचिंग में जाएगा तो इसके इस वाले बाइंडिंग में क्या होंगे, आपके एसी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पूरी सर्किट क्या होगी, एक स्विचिंग मोड में चली जाएगी। पिन नंबर 5 क्या करेगी, उस पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगी। और पिन नंबर 3 क्या होता है कि फीडबैक लेगा। अगर इसके फीडबैक में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो ये आईसी को शट डाउन कर सकता है, या अगर पिन नंबर 5 में ज़्यादा वोल्टेज आने की कोशिश करेगा, ये आईसी क्या करेगी, वैसे तो ये पल्स को रोक लेगी, आईसी को शट डाउन नहीं मार सकती, लेकिन जो कंपनसेशन और फीडबैक होते हैं ये दोनों मिलके इस आईसी को शट डाउन मार सकते हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी की बात थी। अब हम इसके सेकेंडरी में समझते हैं कि सेकेंडरी में जब इसकी आउटपुट होती है, जैसे इसमें भी देखेंगे तो दो रिवाइंडिंग का यूज किया है सेकेंडरी, एक ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। वैसे एक ही सेकेंडरी होगा, दो सेकेंडरी का यूज नहीं होता है। तो एक इसका क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और एक इसका क्या होता है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब प्राइमरी सर्किट या फीडबैक बाइंडिंग जब ये सब स्विचिंग मोड में चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी से एसी वोल्टेज को आउट कराया जाता है। यहाँ पे एसी होता है। अब यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड को लगाकर उसको अनप्योर डीसी किया जाता है। यहाँ पे पोलराइज कैपेसिटर होता है 220 माइक्रोफैरेड और 25 वोल्ट का होता है, जिसका पोजीशन नंबर 120 है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये प्योर डीसी बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज देखने को मिलेगा, वो जो दोनों वोल्टेज आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो आईसी को हमने मेंशन किया है, यानी ये जो वोल्टेज होते हैं 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से 14 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, ये जो वोल्टेज आपका जाएगा, पहला हमने लिखा है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी। अब पीडब्ल्यूएम जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था पीएफसी कंट्रोलर आईसी होती है, वैसे पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी होती है। ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी पीडब्ल्यूएम ड्राइवर आईसी को कंट्रोल करेगी, जिससे ये प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो इस आईसी को भी वोल्टेज दिया जाता है, बीसीसी वोल्टेज दिया जाएगा या उसको एक्टिव वोल्टेज दिया जाएगा। और इसी तरीके से इस पीडब्ल्यूएम ड्राइवर आईसी को बीसीसी वोल्टेज दिया जाएगा। तो दोनों आईसी को जैसे बीसीसी वोल्टेज मिलेगा, ये दोनों आईसी ऑन हो जाती हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, कैसे पीडब्ल्यूएम यानी पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट को ट्रिगर करेंगी, वो बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सिलरी बाइंडिंग से जो यहाँ पे AC वोल्टेज आउट कराया जाता है, रेक्टिफायर डायोड और कुछ नॉन पोलर कैपेसिटर को लगाकर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेगुलेटर IC होगी। इस वाले सप्लाई से हमने लगाया नहीं AC रिले कॉइल, इस वाले वोल्टेज से दोनों AC रिले कॉइल को भी ये वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। AC रिले कॉइल जो कि आपके 220 वोल्ट सप्लाई में लाइन न्यूट्रल में लगाए जाते हैं, वो दो रिले का यूज किया जाता है। एक लाइन में लगा होता है और एक आपका किस में लगा होता है, न्यूट्रल में लगा होता है। तो दोनों रिले को चालू होने के लिए यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे उस रिले कॉइल को क्या मिल जाता है, 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाएगी तो रिले जो होगा उसके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक नहीं फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो रिले आपका काम नहीं करेगा। तो ये वाले से इन सेक्शन को एक्टिव किया जाता है, AC रिले कॉइल को और PWM कंट्रोलर IC और PWM ड्राइवर IC को। अब यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई जो आउट कराई जाती है वो एक रेक्टिफायर डायोड कैपेसिटर से होते हुए प्योर DC बनाया जाता है, और यहाँ पे लगा होता है एक रेगुलेटर IC लगी होती है जिसको ये इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। और जब इस IC को इनपुट वोल्टेज मिलता है तो ये IC क्या करती है, 3.3 वोल्टेज की सप्लाई आउट कर देती है। और ये 3.3 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ये सबसे पहले मेन कंट्रोलर IC को जाती है, जो पूरे चार्जर को कंट्रोल करती है, उसको कहते हैं मेन कंट्रोलर IC। और यही जो वोल्टेज होगा आपके ऑप्टो कपलर को भी चला जाता है, और यही वोल्टेज यहाँ पे जो कंपरेटर IC लगी होती है, और यहाँ पे कंपरेटर IC लगी होती है, उनको भी ये वोल्टेज प्रोवाइड दिया जाता है। कंपरेटर यहाँ पे 2-3 कंपरेटर IC का यूज किया गया है, उसको भी दिया जाता है। और यही सप्लाई आपकी कैन सेक्शन को चली जाती है। जो कैन सेक्शन होते हैं या जो उसकी IC होती है उसको चालू होने के लिए इसको वोल्टेज दिया जाता है, और यही वोल्टेज जिस भी सेक्शन को चालू किया जाता है उन सारे सेक्शन को ये वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये IC नंबर मेरे को याद नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। तो ये इस तरीके से क्या करेगी, जब इस रेगुलेटर को मिलेगी 12 वोल्ट की सप्लाई तो ये 3.3 वोल्टेज पास करके सेकेंडरी में जितने भी कंट्रोलर IC के पास में जितने भी उसके कंट्रोलिंग सर्किट होती है, कंट्रोलिंग IC होती है, उन सारे IC को चालू करने के लिए ये 3.3 वोल्टेज की सप्लाई दे दी जाती है। अब जब कंट्रोलर IC मेन आपका चालू हो जाती है तो वो चालू कैसे होती है, इस फ्लाईबैक एसएमपीएस से चालू होगी। जब इसके चार्जर में सबसे पहले फ्लाईबैक एसएमपीएस को चालू किया जाएगा तब जाके ये A to Z सेक्शन आपके एक्टिव मोड में आ जाते हैं। मतलब इन सारे IC को, यानी जिस IC को वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो उनका एक्टिव वोल्टेज होता है। वो वर्क कब करती हैं, जब जो उसकी मेन IC होती है, जब वो मेन IC उसको ड्राइव करेगी तभी वो सर्किट, वो IC यहाँ आपकी वर्क करती है। तो ये इस तरीके से इस फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज किया गया है। और इस फ्लाईबैक एसएमपीएस से यूनो मिंडा में अगर हम देखेंगे तो पूरे सर्किट को एक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड कराया गया है। इसीलिए फ्लाईबैक एसएमपीएस का यूज किया जाता है, क्योंकि यही एसएमपीएस होता है जिसको 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो सेक्शन 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होते हैं तो उन सेक्शन के लिए, उन डिवाइस के लिए ये एसएमपीएस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो फ्लाईबैक एसएमपीएस होता है, एक तरफ से हम बोलेंगे तो ये हो सकता है कि चार्जर के जितने भी सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन को चालू कराने के लिए जो BCC वोल्टेज या एक्टिव वोल्टेज की जरूरत होती है वो इस एसएमपीएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर इस एसएमपीएस में प्रॉब्लम आएगी, जैसे मॉसफेट खराब हो जाएगा, IC खराब हो जाएगा, ये कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका टोटल चार्जर डेड कंडीशन में चला जाएगा। चार्जर आपका ऑन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एसएमपीएस ही नहीं काम करेगा तो कोई भी सर्किट को एक्टिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो वो चार्जर डेड कंडीशन में जाता है। ये ज्यादातर फ्लाईबैक एसएमपीएस में देखी जाती है कि जब फ्लाईबैक एसएमपीएस खराब होता है तो टोटल चार्जर डेड कंडीशन में चला जाता है। तो जब भी हमारे पास चार्जर आते हैं हमें स्टेप पता होना चाहिए कि डेड चार्जर को या इस मिंडा के चार्जर को अगर हमें रिपेयर करना है तो स्टेप बाय स्टेप किस सेक्शन को हमें चेक करना है, किस सेक्शन में कितना वोल्टेज चेक करना है। जब ये चीज आपको पता होगा तो आप उस फॉल्ट को बहुत ईजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनो मिंडा में यूज होने वाले स्टार्टअप सर्किट बोल भी सकते हैं या फ्लाईबैक एसएमपीएस के बारे में, जिस एसएमपीएस के द्वारा A to Z सर्किट में लगे हुए ICs को A to Z सेक्शन को एक्टिव वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये था यूनो मिंडा में यूज होने वाले फ्लाईबैक एसएमपीएस सर्किट के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इसी तरह इस एडवांस चार्जर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, उसकी रिपेयरिंग देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।